ये हुई ना बात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई इंट्रोडक्शन देना भी नहीं चाहता हूँ, सिर्फ उनका नाम काफ़ी है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। वी ऑनर्ड डॉक्टर स्वामी कि आप हमारे साथ आए। सबसे पहले आपने कई बार कई मुद्दे उठाए पार्लियामेंट में, कोर्ट में। सबसे बड़ा सवाल आज अभी इस वक्त देश के सामने ये है कि हम जब आकलन करते हैं भारत की विदेश नीति का, तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ है जो सरबजीत का इशू, जो कुछ भी होता गया, जिस तरीके से होता गया, आपको लगता नहीं है कि हमें एक टाइम के बाद हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारी सोच को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है? स्वाभाविक है, क्योंकि कब हमें गंभीरता से हमारे प्रतिद्वंदी, शत्रु, मित्र गंभीरता से लेंगे। अब मान लीजिए सरबजीत सिंह का सवाल है, अभी ये जो हुआ उसके पास कोई वकील नहीं, वो सारे अंग्रेज़ी में डॉक्यूमेंट्स और सारी बहस अंग्रेज़ी में हुई। एक प्रकार से निर्विरोध या बहस वो उसको सज़ा मिल गई। तो उसमें से क्या संकेत होगा कि ये भारत सरकार जो है अपने लोगों को त्याग कर देती है, अपने नाम खराब ना हो। जब अपने नागरिक को आप सम्मान नहीं देते, उसके पीछे नहीं खड़े होते, और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दुनिया भर में जहाँ भी हिंदुस्तानियों के साथ एक दुर्व्यवहार होता है, हमारी सरकार खड़ी नहीं होती। तो कैसा हमारे देश के बारे गंभीरता से लेंगे कोई भी? तो आज विदेश मंत्रालय को कहना, किसी को कहना, तो एक भावना का सवाल है। चीन वाले इशू पर हम सब जानते हैं कि आपकी क्या राय रही है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर चीन के इशू की बात की जाए, वो आके इनकर्जन कर लेते हैं, उनकी तरफ से अभी भी कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि सलमान खुर्शीद कब आएंगे या कब उनका वो है, और हम बैठे हैं उनके आगे आस लगाए कि भाई हम आपके द्वार पर आना चाह रहे हैं। आपको लगता नहीं है ये एक बड़ी अजीब सी पॉलिसी है हमारी? ये भी वही है ना। अब देखिए, सलमान खुर्शीद का अभी तक तय नहीं हुआ कब आ सकते हैं। मुझे आमंत्रित कर दिया चाइना ने। हाँ, मैंने कहा अभी नहीं आ सकता हूँ, कोर्ट के केसेस हैं। तो उन्होंने कहा जून में आ जाइए। अभी कहाँ कमी लग रही है आपको? जो अभी यही है जो इनकर्जन हुआ किस बात पर नहीं। अब तो ये देखिए, वो आपके मजाक उड़ा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि आप कुछ नहीं है। यही तो हुआ था पीछे जवाहरलाल नेहरू के समय पर। वो इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देते थे, पर सब खोखला था, वो दिखाना था, इसीलिए 62 किया। जब ये ध्वस्त हो गए तो ये वापस चले गए। क्या आपको लग रहा है कि अभी 62 के हालात आ रहे हैं? नहीं, युद्ध तो नहीं होगा, क्योंकि हमारी सेना वो 62 का स्तर का नहीं है। और चाइना के लिए जो कम्युनिकेशन लाइन तो बहुत लंबा है, पर वो जानते हैं कि हमारी मंशा खराब है। देखिए, मैं आपको पूछता हूँ, सर्कस में 5 सिंह होंगे, एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और उनको कहेगा ऊपर चढ़ो, तब ऊपर चढ़ेंगे। मुंह खोलो, मुंह खोलेंगे, अपना गर्दन रखेगा अंदर, पूरा सिर अंदर रखेगा, और वो मुंह ऐसे ही खोल के रखेगा। अब ये सिंह जो हैं, ये इसको यानी पंजे से मारेंगे तो ये मर जाएगा, ये रिंग मास्टर। क्यों नहीं करते? ये चेतना की बात है। छोटी से उसको तैयार करते हैं हुक्म मानने के लिए। ये हिंदुस्तान का हाल है। हम अपनी शक्ति को जानते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो चेतना है उसका विकास नहीं हुआ है। क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन है कि नई दृष्टि से अभी जो इशू है चीन पे, अभी इशू के अभी तुरंत तो ये सरकार को कीमत नहीं देंगे। नई सरकार आएगी तो हम कहेंगे कि वापस जाओ, नहीं तो हम आक्रमण करेंगे, वो चले जाएंगे वापस। वो तो कहना भी जरूरत नहीं होगी। जब उनको लगता है कि ये जो हिंदुस्तान की नई सरकार है ये किसी का गुलाम नहीं है। आज एक जनरल इम्प्रेशन चाइना में है कि हम अमेरिका का गुलाम हैं। काय को आपको महत्व देंगे, सम्मान देंगे? वो तो दुनिया को दिखा रहे हैं कुछ नहीं है। वो तो सारे हमारी जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों में कौन हमारे साथ है? श्रीलंका हमारे साथ है, उसको तो हमने भगा दिया क्योंकि करुणानिधि ने कह दिया कि तमिलों के साथ कुछ हो रहा है। क्या बकवास। आपको डर नहीं लगता कभी? आप इतने बड़े बड़े लोगों से पंगे लेते हैं। ये हमसे बड़े हैं।
जो इस देश में शुद्ध होता है, जिसके जीवन में जानबूझकर कोई दाग नहीं पाया है, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। इस देश की ऋषि मुनियों राजा से बड़े थे, ऋषि मुनियों से डरते थे। और ऋषि मुनि के क्या पास था? भगवा कपड़ा, एक झोपड़ी। उनके पास हथियार था नहीं, संपत्ति था नहीं, जमीन था नहीं, तो फिर भी राजा डरते थे उनसे। क्यों? एक नैतिक बल होती है, वही सबसे बड़ा होता है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये राजा इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़े अलग वस्त्रों में ऋषि मुनि हैं स्वामी जी? ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे कुछ किसी तरीके से पकड़े नहीं जा सकते। वो देखते हैं कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या कोई रात में नाइट क्लब में जाकर अश्लील व्यवहार करते हैं जिसमें हम फ़ोटो लेकर के इसको बदनाम कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। क्या इसके बैंक अकाउंट में कुछ हेरा फेरी है? नहीं कर सकते। क्या इसके रिश्ते हैं गुंडे बदमाशों के साथ? वो नहीं कर सकते। आपकी फैमिली को कभी डर लगता है आप जब ऐसे नहीं, करते हैं? हमारी फैमिली में हमारी सहयोग वैसा सौभाग्य है कि हमारी फैमिली में सब मेरे जैसे ही है। किस ना परवाह करते हैं ना डरते हैं। और ब्रेक के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों लगता है कि अक्टूबर में होंगे लोकसभा चुनाव? मैं बात करूंगा 2014 की। आपका रुख किस तरफ ज्यादा जाता दिखाई देता है? अरे तो 2014 भी हो सकता है, 2013 अक्टूबर भी हो सकता है। मैं बात करूंगा अब 2014 की। अगर 2014 में बात की जाए तो पहले तो आपकी पार्टी और आपका रुख किस तरफ ज़्यादा जाता दिखाई देता है? अरे तो 2014 भी हो सकता है, 2013 अक्टूबर भी हो सकता है। उसकी वजह? उसकी वजह है कि 2013 दिसंबर में 5 प्रांतों की चुनाव होंगे। उस पांचों में हार जाएंगे ऐसा तो सर्वमान्य है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली भी? दिल्ली, हाँ, ये सब में हार जाएंगे। अब उसकी हार के बाद लोकसभा करना वो तो आत्महत्या के बराबर है। लेकिन एनडीए ने तो जीत के बाद लोकसभा किया था, वो भी सुसाइडल ही रहा। एनडीए का प्रॉब्लम अलोकप्रियता नहीं थी। एनडीए की प्रॉब्लम थी कि ये कार्यकर्ता के उत्साह खत्म हो गई थी। वो राम जन्मभूमि में मंदिर बनने के लिए सोचे, नहीं हुआ। किसी चीज़ पर, अपने सिद्धांत पर वो निराश होकर बैठ गए थे। कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया और कार्यकर्ता के उत्साह के बिना कभी बीजेपी के लोग जीत नहीं सकते। आज इसलिए मैं समझता हूँ अक्टूबर में इनको करना, यानी मूर्ख नहीं है तो करेंगे। 2014 में करेंगे तो बहुत और भी अच्छा है, क्योंकि इनको 50 सीट भी नहीं मिलेगी। आज उनको 70-80 मिल सकती है लोकसभा की। तो मैं तो एनडीए का हिस्सा हूँ और हम तो पुराने जनसंघी हैं। चंद छोटे कारणों के कारण हम बाहर रहे। हम अपनी इच्छा से नहीं रहे, हमसे कहा गया कि मत आओ, तो मैंने गया। अब वो सारे जो छोटे कारण थे वो हट गए। तो हम तो ज़्यादा हिंदुत्ववादी हैं। हम तो, मोदी तो बोलता ही नहीं है, मैं तो बोलते ही रहता हूँ। तो हमारे तो इंडिया में एक आत्मा का एक सवाल है और हम मिलकर लड़ेंगे। आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। हाँ, एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं? नहीं, अब देखिए, कौन इस देश में अभी तक मेरा कोई पूछेगा कि कभी आप सही निकले, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं। देवेगौड़ा मैं कभी नहीं सोचता था। वो तो हमारे प्रधानमंत्री की थोड़ी दिन बनने के पहले जब वो जेडी में चले गए, जनता दल, वो जनता पार्टी के कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष थे। मैं ऑल इंडिया अध्यक्ष था। मैं कभी नहीं सोचता था ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बन गया। इंदर गुजराल तो मैं ज़्यादातर उनको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कॉफ़ी पीते देखा हूँ। एक दिन वो प्रधानमंत्री बन गए। मोरारजी देसाई भी आखिर वक्त में, आखिरी आधा घंटा में बने प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो तय था कि जगजीवन राम बनेंगे या चरण सिंह बनेंगे। तो इस देश में जो इसको कहते हैं प्रारब्धा से लोग बनते हैं, तो ये इनकी प्रारब्धा में है तो बन जाएंगे। लेकिन बनना
प्रधानमंत्री लायक हैं, जरूर है। ये तो मेरे बहुत मित्र हैं, मैं तो उनको बहुत सालों से जानता हूँ। जब ये विद्यार्थी परिषद में थे 1962 में 72 में, तब इन्होंने मेरे कार्यक्रम की थी गुजरात में, तो उस समय से जानता हूँ। इमरजेंसी में मिलकर घूमे, खूब सैर की अहमदाबाद की, क्योंकि उन दिनों में जनता मोर्चा होती थी गुजरात में, तो हम लोगों के लिए छूट होती थी बाहर निकलने के लिए। तो इनको अच्छी तरह जानता हूँ मैं। ये निर्णायक हैं और किसी से डरते नहीं हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बट बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो मेरे हाथ में नहीं है। अब क्या ये बात सही है कि जो 92 रिफॉर्म्स हुए थे, हाँ, जिसका क्रेडिट अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिलता है, उसका ब्लूप्रिंट आप ही ने तैयार किया था? हाँ, मैंने, वो तो रिकॉर्ड में है ना वो। और मनमोहन सिंह को कोई दोष भी नहीं दे सकते, उन्होंने खुलकर कहा है 2-3 बार। और आपका मीडिया जानते हैं कि इसमें जब तक आप कोई प्रमोटर नहीं होगा तो मीडिया ब्लैकआउट करते रहेगी। और हमारे एडिटर्स तो अपने बड़े घमंड में रहते हैं, हम उनके साथ मिलते नहीं हैं, उनके साथ पार्टी में नहीं जाते, उनको स्कूप नहीं देते। तो ये एक एडिटर्स में एक है कि वो समझते हैं कि वही बनाने वाले लोग हैं, उस गलतफहमी में रहते हैं। मैं ये क्या हुआ कि हम जब प्रधानमंत्री बनाई चंद्रशेखर को, तो ये बड़ी समस्या हो गई कि वीपी सिंह ने सारा तिजोरी खाली कर दी थी, क्राइसिस हो गए, और फिर गल्फ वॉर हो गया, तेल का दाम बढ़ गया, पैसा नहीं था। तब उन्होंने मुझे ये काम सौंपा कि कुछ करो। मैंने कहा देखिए, मैं फ़िलहाल जो दिवालापन निकला हुआ है उसको पूरा करने के लिए मैं IMF से, अमेरिका का मेरा दोस्ती का प्रयोग करके मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, लेकिन ये दीर्घकालीन चल नहीं सकती। ये सोवियत मॉडल दुनिया में फेल हो गई, यहाँ तो फेल होना स्वाभाविक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म लानी चाहिए। हमारे देश, हिंदू धर्म में कोई पोप नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई किताब नहीं है, और वो एक अपने आप चलती है। वैसे इकोनॉमिक सिस्टम भी वैसे ही होनी चाहिए, जहाँ मार्केट, बाज़ार चलती है, बाज़ार से जो संतुलन पैदा होगा वो उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मैंने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना चाहिए। मैं चंद्रशेखर को क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने कहा बनाओ ब्लूप्रिंट और हम करेंगे। यद्यपि वो सोशलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा ऐसा शब्दावली करो कि मेरा मान ना चले जाए मेरी जो मैंने इतने साल सोशलिस्ट की वकालत की, सोशलिज्म की वकालत की, वो ना चले जाए। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स तैयार की, और फिर मेरे उस समय कॉमर्स सेक्रेटरी थे मोंटेक सिंह आलवालिया, और इकोनॉमिक एडवाइज़र मनमोहन सिंह थे। वो विदेश में थे, हमने उनको बुलाया, वो पुराने मित्र हैं हमारे 40 साल के। तो हम तीनों डिस्कस की, और फिर मैंने कैबिनेट में 11 मार्च 1991 मैंने इसको पेश की, पास हो गया। 12 को सरकार गिर गई। तो गिरने के बाद फिर चुनाव हुई। चुनाव के बाद नरसिम्हा राव ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम हमारे गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनो। मैंने कहा वो बड़ी खुशी होगी, हम बनेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, पर कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनना होगा। मैं तो किसी थर्ड पार्टी को, दूसरी पार्टी की करा नहीं सकता, नहीं तो मेरे सब जान ले लेंगे, वैसे भी हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। मैं ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं कांग्रेस में कभी नहीं मेंबर बनूंगा। मैंने राजीव गांधी को भी मना किया, आपको भी, मैं आप मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने एक कमीशन बनाई गैट कमीशन के नाम पर, और मुझे कैबिनेट रैंक की दी ताकि उनके साथ मीटिंग में बैठ सकते हैं। तो ये रिपोर्ट ही फिर उन्होंने अमल किया। अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, अभी जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात की जाए, इसमें आप स्वदेशी के बहुत पक्षधर हैं। FDI रिटेल में, उसके मैं विरुद्ध में। उसकी वजह है कि मैं तो शुरू से बाजारी प्रणाली का पक्षधर रहा हूँ। अब ये देखिए कि वॉलमार्ट आएगी हमारे देश में, उसके लिए कैपिटल कहाँ से लाएगी? अपने देश से। अपना देश माने उनका खुद का नहीं, उनके बैंक से कर्जा लेकर आएगी। कर्जा के लिए ब्याज कितना है? 2%। यहाँ आएगी, हमारे यहाँ के जो श्रम शक्ति का भंडार है उसका फ़ायदा उठाएगी।
और हमारे जो आज करोड़ों करोड़ रुपए के जो व्यापारी लोग हैं वो इनके सामने स्पर्धा में टिक सकते हैं? क्यों नहीं टिक सकते? क्योंकि उनको कर्जा मिलती है 12% में, और उसी लेबर पूल में उनको भी फिर एक हिस्सेदार होंगे, तो लेबर का दाम बढ़ेगा, क्योंकि वॉलमार्ट आकर रिक्रूट करने लगेगी तो लेबर का वेजेस यानी वेतन तो बढ़ेगा। क्या ये बात अच्छी नहीं है? अच्छी है, परंतु करोड़ों व्यापारी लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि अमेरिका का वॉलमार्ट आनी है तो 2 रास्ते हैं, मैं उसका स्वागत करूँगा यदि 2 रास्ते में से एक हमें अपनाने के लिए अनुमति मिलती है। एक है कि कर्जा हमारे व्यापारियों को भी 2% में मिलना चाहिए। अमेरिका को कहने दो कि हमारे व्यापारी अमेरिका के बैंक में जाकर कर्जा ले सकते हैं, आज नहीं कर सकते, तो ये छूट दे दो। या हमारी जो देश में पूंजीपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी हैं, उनको अनुमति दो कि अमेरिका में वो कुछ फैक्ट्री चालू करें, सड़क बनाएं, और उसके लिए लेबर यहाँ से ले जा सकते हैं। आज लेबर से यहाँ से नहीं ले जा सकते। वहाँ कंपनी शुरू करोगे तो लेबर वहीं का चंद स्किल्ड पर्सनल H वीज़ा में ला सकते हो, बट आम मजदूर को नहीं ले जा सकते। अब सड़क बनानी है, हम तो बड़े सस्ते दाम पर सड़क बना देंगे यदि यहाँ से मजदूर जाएंगे तो। और हम तो सड़क दुनिया में बनाते हैं, इराक में बनाई, नाइजीरिया में बनाई, टॉप क्लास मलेशिया में बनाई, तो वो तो करने नहीं थे। तो वो कहते हैं हम कैपिटल लाएंगे और तुम्हारी श्रम शक्ति का भंडार का उपयोग करेंगे, और आप हमारे देश में अपना जो सरप्लस है उसको ला करके हमारी कैपिटल का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। तो ये क्या है? एक तरफा है, मैं क्यों मानूं? और अब ये हुई ना बात में सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ रैपिड फायर राउंड। तो सबसे पहला सवाल, क्या आप नरेंद्र मोदी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, हाँ या ना? वो हमारे मित्र हैं, हम तो जरूर देखने चाहिए। अगर आपको मौका मिले तो क्या कभी खुद आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, हाँ या ना? वो तो प्रधानमंत्री के लिए मैं प्रयास नहीं करूँगा, बट बनूंगा तो बड़े संतुष्ट होगा। चीन के मुद्दे पर अगर आपसे मध्यस्थता की बात की जाए तो आप उसके लिए तैयार होंगे? मैं पहले भी किया हूँ, आगे भी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इंदिरा गांधी के काल में किया था इंदिरा गांधी के लिए। आसाम के जो विद्यार्थी हैं उनको हथियार ना दे, ये गारंटी मैं लेकर आया था। 2 प्रधानमंत्री आपके सामने, 3, तीनों में से आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन है? नरसिम्हा राव, वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी। जहाँ तक नरसिम्हा राव का सवाल है, वो तो इंडिया का उन नंबर 1 में है। 1-2 और मोरारजी देसाई भी अच्छे थे, चंद्रशेखर भी निर्णायक थे। नंबर 1 नरसिम्हा राव। मनमोहन सिंह तो हमें निराश कर दिया है। आदमी अच्छा है परंतु निराश कर दिया। वाजपेयी से हमारी संबंध अच्छे नहीं थे, तो मेरी राय पूछना गलत होगा। 2G की जो आपकी लड़ाई है, ये अभी आगे और बढ़ेगी या अभी इसमें थोड़ा सा एक कॉमा लगा है? नहीं, ये तो आगे बढ़ेगी। अभी तो एक हम चोटी को पार कर ली है, अब थोड़ा आसान भी हो जाएगा, और अपनी सरकार बनेगी तो और आसान हो जाएगा। ये तो सीधा सबसे उच्च कोटि आज के नेतृत्व पर तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच सर, इट्स एन ऑनर।